नमस्कार बच्चों। तो क्लास 12th के बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मार्क्स को या तो यहाँ ले जाएगा या तो यहाँ ले जाएगा। जी हाँ, ये चैप्टर, ये और इसके बाद वाले जो 2 चैप्टर है, या तो आपको टॉपर बना सकता है या आपको जमीन पे ला सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो जो इसको अभी देख रहे हैं, इसे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को गलती से भी छोड़ने की कोशिश मत करना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है, पहले से भी बहुत नाम सुने होते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने बेहतरीन बेहतरीन कि बच्चे इसे छोड़कर निकल जाते हैं। और खासकर क्रैश कोर्स में इतना कम टाइम में सारे फॉर्मूला के साथ आपस में प्ले करना, इसके लिए बच्चे इसे छोड़ देते हैं। तो आप टेंशन घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। हम लोग इस प्यारे से चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम लोगों का लक्ष्य है 90 प्लस स्कोर लाना। तो उसमें ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो हम लोग इसे कैसे छोड़ दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप लोग इसे हेडिंग दे दें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 4। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4। अगर आपने क्रैश कोर्स का भी चैप्टर नंबर 3, 1, 2 ये सब नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, ये आप लोग हेडिंग दे दोगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कि भैया ये आखिर हुआ कहाँ से, तो इसके लिए जो वैज्ञानिक हमारे सामने है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ये हमारा मेन क्लास तो है नहीं, क्रैश कोर्स है, तो इसमें मैं बहुत शुरू से शुरुआत नहीं कर सकता हूँ। बट मैं आपको आपके काम घर की बात बता देता हूँ कि एक वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड, क्या नाम था उनका? ऑरस्टेड। ऑरस्टेड साहब ने क्या किया, उन्होंने एक तार लिया और बोला कि इस तार से हम करंट उत्पन्न करेंगे, तो करंट को पास करवाएंगे। बोले करवा दीजिए। इससे क्या हुआ, तो जैसे इसने तार से करंट को पास कराया, तो इसके नीडल, इसके नीचे जो एक नीडल रखा था कंपास का, वो नीडल जो है वो टर्न हो गया, यानी घूम गया। ठीक, तो अब सवाल यहाँ पर ये है, ये बात समझ में आया वैज्ञानिकों को और स्टेट साहब को कि लगता है कि जिस भी तार से या जिस भी जगह से विद्युत धारा जाएगी, वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगी? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। इसी गुण को उन्होंने देख लिया, तो बोला कि अच्छा, विद्युत धारा अपने साथ चुंबकीय प्रभाव भी लेके चलता है। बोला बिल्कुल लेके चलता है। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम बड़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव हुआ? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब सवाल है प्यारे बच्चों, इसको बोलते थे हम लोग ऑरस्टेड का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑरस्टेड का सिद्धांत। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है, हमारे पास अब सवाल है कि भैया आया क्या? तो बोलेगा आया क्या? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र आया यहाँ पर। कौन सा क्षेत्र आया? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों, ये कितना होगा, मतलब हाउ मच। आया वो तो ठीक है, पर कितना होगा, इसकी कोई जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं थी। मैं फिर से आपको सारी बातें बोलता हूँ। ये बात तो ऑरिस्टेड साहब ने पता कर लिया कि भैया किसी भी वायर के चारों ओर अगर करंट जाएगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पर कितना होगा इसकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो जानकारी आई, उनको लेकर आए दो वैज्ञानिक, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो एंड सावर्ट। जी हाँ, ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर एक नियम दिया, जिस नियम के तहत हम निकालते हैं किसको? हुआ चुंबकीय क्षेत्र के मान को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए, तो दो वैज्ञानिक जो मिल करके दिया, जिसको बोलते हैं बायो एंड सावर्ट का
नियम, ठीक है, बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं प्यारे बच्चों तो इसको मैं बोल सकता हूँ बायो सावर्ट लॉ। जी हाँ, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि मैंने जो अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने टीचिंग में बिहार बोर्ड के साथ जो प्ले किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सिंपली अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल लगा दोगे अपना 20 से 30 मिनट, आपको मैं इतना इजी तरीके से चीजों को समझा दूंगा, डेफिनेशन दे दूंगा, बिना कुछ चिल्लाए, बिना कुछ अफर्ट लगा, ये कर लो वो कर, एकदम सिंपल मैं आपको दे के जाने वाला हूँ, क्योंकि यही आपको एग्जाम तक लेके जाना है। 2-4 मिनट तक आप मोटिवेशन में रह सकते हैं, लंबे समय के लिए शांत रहना सीखना होगा। तो शांत कैसे रहोगे? जब ज्ञान का भंडार आपके माथा तक पहुंच जाएगा तब। तो अब सवाल है, बायोट सावर्ट का नियम आखिर क्या कहता है? तो देखिए, बायोट सावर्ट ने सबसे पहले क्या देखा कि एक तार है, ठीक है ना, ये एक तार है, ठीक है, वायर है, जिस वायर से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कितना करंट जा रहा होगा? आई करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां से करंट गया, आई करंट गया, ठीक है। तो इस वायर से जब करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर पक्की बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि अभी तो इस बात को प्रूफ किया गया ना और स्टेट के द्वारा कि हाँ भैया, किसी भी तार के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब ये वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आपको दिखाई दे अथवा सब्जेक्टिव, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, आपको दिख सकता है, इसीलिए प्लीज आप इसको जरूर अपने अकाउंट में रख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे? ओके, तब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, बायोट सावर्ट से बोला गया कि इस वायर के द्वारा कितना दूरी पर? तो बोला गया आर दूरी पर। अब ये आर भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आर दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकाल के दिखाइए। तो ठीक है, मैं निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन बायोट सावर्ट साहब बोले कि हम चुंबकीय क्षेत्र जरूर निकाल के देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? अब तो मानना तो पड़ेगा ही। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब मजबूरी है हमारी, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तुम ही निकाल के दे सकते हो, तुम ही हो माता के पिता, तुम ही हो, बोल भैया क्या शर्त तुम्हारा हम पालन करें? तो इसने बोला कि भैया, हम जब भी ये निकालेंगे छोटे एलिमेंट्री तार के लिए, छोटे वायर्स के लिए हम निकालेंगे। छोटे वायर के लिए निकालोगे? बोलेंगे हाँ। तो बोला ठीक है। अब सवाल है, तो छोटे वायर्स को यहाँ पर कितना काटा गया? काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो। तो छोटा वायर को काटा गया डीएल। कितना काटा गया? डीएल। तो डीएल के द्वारा, तनका तार के द्वारा, तनके ही ना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये कहानी हम लोग एम्पियर के सर्किट लॉ में सिखाएंगे आपको अच्छे से। अभी मैं 10 जगह आपका दिमाग नहीं बांटना चाहता, ये मैं सिंपल चाहता हूं कि भैया, आप चुंबकीय क्षेत्र का पहले आप जानो कि परिमाण कितना होता है। तो क्या बोला गया कि अगर किसी तार से करंट जा रहा है और अगर इस तार का जो क्षेत्रफल है वो जो लंबाई लेना है वो कितना लेना है? छोटा सा लेना है। तो यहाँ पर इस छोटे के द्वारा छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? तो बोला गया कि इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो बोलेगा जितना करंट जा रहा है, मतलब जाने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोला आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब सुनना, डीएल, यहां से तो ये बनेगा, यहां से डीएल की दिशा, छोटा लंबाई, छोटा लंबाई देखो, लंबाई अगर टेढ़ा-टाढ़ी है तो वो अदिश होता है, लेकिन अगर वही छोटा लंबाई है तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जिसको विस्थापन भी कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन को, छोटे बिंदु को सबसे छोटी थोड़ी दूरी को, दो बिंदु को सबसे छोटे लंबाई को, तो वो कहाँ जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी दिशा है और इसके बीच का एंगल कितना है? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, चूंकि यहाँ पर मैं आपको बोल दूं, हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, एक को बोलते हैं कॉस और एक को बोलते हैं साइन की जगह टैन वेन, वो सब बकवास है। दो एंगल हमारे पास प्रमुख है, साइन कॉस, उससे मिला के टैन बनता है और बाकी सब उसका उल्टा पुल्टा होता है। तो दो हमारे पास मुख्य एंगल है, साइन और कॉस। तो साइन देते हैं वेक्टर को और कॉस देते हैं स्केलर को। साइन देते हैं वेक्टर को, कॉस देते हैं स्केलर को, ठीक है। तो अब सवाल है, यहाँ पे अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे कौन सा थीटा आएगा, साइन आएगा कि कॉस आएगा? तो बोलिएगा साइन आएगा, क्योंकि कॉस तो स्केलर के साथ आता है। एग्जैक्टली बस इतना याद रखना है। तो डी बी किसके समानुपाती है? डी एल साइन थीटा के। ठीक है। अच्छा, अगर तुम साइन थीटा इसमें नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे कि डी बी किसके समानुपाती है? साइन थीटा के। और जितना अधिक दूरी रहेगा, ध्यान से देखना, तुम वायर से जितना दूर जाओगे, चुंबक से जितना दूर जाओगे, तार से जितना दूर जाओगे, उसकी जो वैल्यू है वो उतना क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। उसकी जो पावर है, उसकी जो क्षमता है चुंबक का तुमको खींचने का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये किसके है बउआ? 1/r² के। ठीक है, 1/r² के। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर dB हमारे पास चार चीजों पर निर्भर कर रहा है, करंट पर, जीएल पर, साइन थीटा पर, 1/r² पे। तो अगर इस चारों शब्दों को एक साथ जोड़ा जाए, सामूहिक किया जाए, तो समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो ये dB कितना आएगा? तो dB आएगा I dl साइन थीटा बट्टे r²। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि समानुपाती हटाने पर नियतांक आता है। तो अगर तुम समानुपाती को हटाओगे प्यारे बच्चों, तो dB बराबर क्या आएगा? k d I dl साइन थीटा बट्टे r²। ठीक है, अब ये केबी को क्या बोलते हैं वो मैं आगे देखूंगा। पहले आपको इतनी बकवास आपको समझ में आई? बायोट सावर्ट का नियम का इतना सिंपल मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया अगर मैं डीबी जो है वो चार बातों पर निर्भर करता है। पहला, इस तार से गुजरने वाली धारा पर, धारा जितना मजबूत होगा डी उतना मजबूत होगा। डीएल पे करता है, तो डीएल जितना ज्यादा होगा डीबी उतना अधिक होगा। साइन थीटा पे करता है, एंगल जितना ज्यादा होगा, है ना, उसके बाद 1/r², दूरी जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतना कम होगा। तो इसी चीज को जब मिलाओगे तो ऐसा तैयार हो जाएगा। समानुपाती हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसे कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट को ये बोल देंगे। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बायोट सावर्ट का नियम का? इतनी सिंपल बात है। अब कहिएगा होता क्या है, तो चलिए मैं लिखवा देता हूँ इसकी परिभाषा। तो लिखो तो, लिखिएगा, इस नियम को बायो तथा सावर्ट नाम के दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। सारे प्यारे बच्चे नोट करेंगे, दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार किसी छोटे तार के द्वारा, एलिमेंट्री लेंथ वाली लंबाई बोलते हैं इसके, किसी छोटे तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मान समानुपाती होता है, समानुपाती होता है उस चालक से प्रवाहित धारा, चालक की छोटी लंबाई और साइन थीटा के, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है बिंदु से चालक के बीच के दूरी के वर्ग के, बीच के दूरी के वर्ग के। ठीक है, बीच के दूरी के वर्ग के हो गया। तो ये हमारा हो गया बायोट सावर्ट का नियम। पर अब सवाल है, बायोट सावर्ट के नियम में इस केबी को क्या कहते हैं? तो जैसे कुलम्ब का नियम आपको याद होगा, वहां पर के का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे 1/4πε0, याद आया, जिसकी वैल्यू होती थी 9×10⁻9। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया यहाँ केबी के बारे में जरा सा हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, केबी के बारे में, तो इस केबी की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0/4π
या अगर इसका ऐसा मात्रक में देखिएगा तो 10 के पावर -7। ठीक है, अब कहिएगा इसका मात्रक क्या होगा। देखो ये हवा माध्यम में है, मैं अभी सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप अभी क्रैश कोर्स वाले हो तो थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे के की वैल्यू होती थी 1/4πε0, उसी प्रकार यहाँ पर के की वैल्यू होती है μ0/4π। कितनी होती है वो? μ0/4π। अब सवाल है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वहां पे होती थी 9 गुना 10 के पावर 9, तो यहाँ पे होती है 10 के पावर -7। अब मात्रक हमको जानना है, और ये म्यू नॉट क्या होता है, तो इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं उसको? चुंबकशीलता। ये ठीक है। अब एक सवाल आता है, चुंबकशीलता क्या होता है। हालांकि मैं इसका जवाब आपको 5वें चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब हम लोग आपको पढ़ रहे होंगे पारा डाया फेरो। बट अभी आप समझ लीजिए, किसी वस्तु के द्वारा, जैसे ये मान के चलो ये पेन है, ठीक है, और एक लोहा है, तो कौन जल्दी चुंबक बनेगा? लोहा जल्दी चुंबक बनेगा। तो लोहे के पास चुंबक के चुंबकीय गुण एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या है? ज्यादा है, और इसके पास क्या है? कम है। तो वही बात कहा जाता है कि किसी पदार्थ के द्वारा चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसकी चुंबकशीलता कहलाती है। तो लिखो, तो वो इसकी रेफरेंस में लिखवा देता हूँ। लिखिएगा, किसी 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 वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता को उस वस्तु का चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? म्यू के द्वारा। तो आप बताइए, यहां से डीबी का फॉर्मूला हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो डीबी का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π आई जी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब हमको म्यू नॉट का मान चाहिए, तो म्यू नॉट को यही छोड़ दीजिए और बाकी सबको इस तरफ ले आइए, ताकि हमको म्यू नॉट का मात्रक आ जाए। तो डीबी बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बट्टे, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई डी एल गुने कौन सा थीटा? साइन थीटा। तो अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। अब ये क्या होता है? टेस्ला कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? यही एक सबसे बड़ी कहानी है। होता क्या है, हमें कायदे से पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये सब पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सब है 5वें चैप्टर में, और उपयोग है 4थे चैप्टर में। ये एक सबसे बड़ी कहानी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था इस चैप्टर में कई सारे लोग फंसते हैं, इसीलिए मैं इस चैप्टर में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ बाउंस न कर जाए। तो प्लीज अभी आपको जितने काम का मैं बोल रहा हूँ उतना आप ध्यान रखिए। तो क्या बोल रहा हूँ, डीबी का यहाँ पर क्या है? टी। दूरी का क्या होगा? मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। करंट का क्या होगा? एम्पियर। और यहाँ पर क्या है? मीटर। और साइन थीटा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेस्ला गुने मीटर बट्टे एम्पियर। ये किसका मान है बउआ? म्यू नॉट का। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा मात्रक हुआ। तो कोई पूछेगा बताइए तो इसका मान μ0/4π का मान इतना कैसे आता है हवा में? तो क्या बोलेगा? 10 के पावर सॉरी, ये तो मैंने लिख दिया 10 के पावर -7 टेस्ला गुने मीटर बट्टा एम्पियर। ठीक है, और ये कौन से माध्यम में होगा बुआ? एयर माध्यम में। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारा ऐसा यूनिट हुआ। अब ऑब्जेक्टिव में हमसे डायमेंशन भी पूछता है। क्या पूछता है बुआ? यानी बीमा। तो अगर मुझे इसकी बीमा लिखनी है तो हमें इस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा अड़चन क्या है कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का ही आपके पास क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है चुंबकीय क्षेत्र का। क्या हम एक मिनट। ए, इतना काहे चिल्लाते हो तुम लोग? इतना चिल्लाएगा तो कैसे आदमी काम करेगा? कैसे? बस 2 मिनट में आ रहे, बस 2 मिनट बस खत्म करें। तो है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बीमा की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे बीमा चाहिए होगा, ठीक है, तो मुझे एक टर्म यहाँ पर देखना होगा कि अगर आपको बीमा चाहिए होगा तो मैं जानबूझकर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, क्यू भी बी
साइन थीटा। अब आप हमसे सवाल पूछिएगा, सर ये फॉर्मूला आप कहाँ से लाए, हिम्मत कैसे हुआ आपको ये फॉर्मूला लिखने की? तो बहुत ही ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, जिसे हम लोग अगले टर्म्स में यूज करेंगे। जस्ट कल की क्लास में हम लोग इसको हिट करने वाले हैं। अभी बस आप सीधा याद रखो कि हाँ, ये कोई फॉर्मूला है जहां से सर मात्रक लेकर हमारा इस काम को पूरा कर देंगे। इसके लिए हम वापस चलेंगे ना, कल कल की क्लास को हम लोग देखेंगे। आप कोई वन शॉट तो चल नहीं रहा है कि एक मुझे दौड़ा दे आपको, है ना। धीरे धीरे आराम आराम से भाई, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। तो b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो अब बताइए b बराबर एफ, एफ को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ml t के पावर -2। चार्ज का होता है 80 और इसका होता है l/t। साइन थीटा कुछ भी नहीं होता, टी से टी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा m t के पावर -2 a के पावर -1। और ये कई बार पूछ चुका है कि b मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ बिहार बोर्ड। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप इसको एक बार अपने साथ कंसीडर करिएगा, ठीक है। खैर, अभी हम इसको इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ पर टेस्ला, टेस्ला मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ से डीवी बराबर मैं क्या लिख दूंगा पी की जगह पर, एम एल टी के पावर, सॉरी एल तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, ठीक है बच्चों। अब बगल में क्या है, दूरी, तो दूरी को क्या बोलेंगे, एल के पावर 2, और बट्टे यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई, तो आई का एम्पियर बोलेंगे। और बगल में क्या है, डीएल, डीएल मतलब लंबाई, और साइन थीटा कुछ भी नहीं होता, तो एल से एल कट जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2। तो ये हमारे पास बीमा आ गया, ठीक है। और ये म्यू किस पे डिपेंड करता है, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। म्यू किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे। अलग अलग माध्यम के पास चुंबक बनाने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो म्यू माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। म्यू किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे। तो चलिए हम लोग अभी के बाद एक चीज समझ गए कि भैया म्यू क्या होता है, केबी कैसे लिखते हैं। लेकिन 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 एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमने बायोट सावर्ट का नियम से पूछा जाए कि बायोट सावर्ट का नियम क्या है, तो आप इतना बता दीजिएगा। चुंबक क्षमता के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव और पूछा गया कि इसका सदिश रूप लिख के दिखाइए। कौन सा रूप लिख के दिखाइए इसका, सदिश रूप। तो जब आप सदिश रूप की बात कर रहे हैं, तो डीवी बराबर एक फॉर्मूला आता है, न्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने मेरा थोड़ा सा भी क्लास किया होगा प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा जाकर के, आई तो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। तो इसको वेक्टर यानी सदिश रूप से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है, तो कुछ नहीं है। अब बच गया डीएल, तो डीएल तो लंबाई है, और डीएल कहता है भैया हम सदिश राशि है, क्योंकि छोटा करोगे तो हम सदिश बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएल, अब साइन हटाओगे तो क्रॉस लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल क्या है कि यहाँ पे दूसरा सदिश हाईवे नहीं करे, और जब तक दूसरा सदिश नहीं होगा तब तक तुम प्रोडक्ट कर नहीं सकते, कि प्रोडक्ट के लिए दो राशि चाहिए हमें, लेकिन यहाँ तो एक ही राशि है। तो यहाँ पर जो एक राशि हम लेके आते उसको बोलते हैं इकाई सदिश। कौन सा सदिश, इकाई सदिश। ये फिजिक्स में एक राशि है जो इकाई सदिश के नाम से जाना जाता है, यानी वैसा सदिश जिसके पास कितना परिमाण हो, वन परिमाण हो। और इकाई सदिश का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बच्चे, वो ऐसा लिखते हैं, आर कैप बराबर आर भट्टे आर। मतलब कहा ही जाता है, इकाई का मतलब ये होता है किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1। यानी इकाई सदिश कह रहा है, तो किसी सदिश को उसी संख्या से भाग दिए तो कितना आएगा, 1, और वो बन जाएगा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं लाता, सिर्फ दिशा को लाता है। तो हमको दिशा ही चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन हमारा बिहार बोर्ड और चालाकी करता है। अब वो क्या करता है, किया हुआ है, बोर्ड एग्जाम ने हमारा पूछा है। वो क्या करता है प्यारे बच्चों, आई इंटू डीएल करके, और आर यहाँ पे कैप की जगह ये वेक्टर इस्तेमाल करता है। तो वेक्टर तो अपने साथ इस आर को भी लेके आएगा। तो नीचे 2 गो आर था, एगो आर ये जुड़ जाएगा, तो कै गो आर हो जाएगा, 3 गो। तो ये, अगर ये कैप इस्तेमाल करेगा तो आर स्क्वायर,
और वेक्टर इस्तेमाल करेगा तो आर के। अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो बायोट सावर्ट का नियम खत्म हुआ। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया बायोट सावर्ट का नियम को 2 मिनट के लिए आंख बंद करके, मैं हट रहा हूँ, तुम एक बार मेमोराइज कर लो सारा को, ठीक है ना? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेमोराइज करके हम भी पानी पी लेते हैं, नए के लिए खुद को प्यार कर लेते हैं। हेलो जी, तो आप लोगों ने इसे देख लिया क्या? तो आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे जरूर देखे होंगे। खैर, अब प्यारे बच्चों, इतने से खूबसूरत थ्योरी के बाद हम लोगों ने, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप बायोट सावर्ट का नियम समझ गए। अगर आप समझ गए तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, यस सर समझ में आ गया, ताकि मुझे भी कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ चीजें समझ में आ रही है। खैर प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, बायोट सावर्ट का नियम क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र बताता है। क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड बताता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब छोटा पॉइंट का तो छोटे पॉइंट को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन लगाओ, ये सब थोड़ा तरीका ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को आपको ना आगे जाकर के उलझा देगा। तो इसीलिए एक वैज्ञानिक है, जहां समस्या है वही समाधान है। तो प्यारे बच्चों, जब इतनी समस्या हुई ना, तब एक वैज्ञानिक कूदे जिनका नाम था एम्पियर। जी हाँ, एम्पियर। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एम्पियर किसका मात्रक है, ठीक है? किसका ऐसा मात्रक है? तो खैर, उस क्वांटिटी का नाम क्या है, आप जरा लिख दीजिएगा, कौन सी भौतिक राशि का ऐसा मात्रक एम्पियर है। खैर, तो यहाँ पर एक सवाल आता है प्यारे बच्चों कि अगर सर बात कर रहा हूं मैं एम्पियर का, तो एम्पियर का हमने देखा कि ये बड़ी कष्टदायी है। तो इस कष्टदायी चीज को दूर करने के लिए हमारा आसान वाला तरीका पढ़ लो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मेन कोर्स पर है, पर मेन कोर्स अभी आपको क्या लग रहा है, बड़ी कष्टदायी लग रहा है। इसको डांटो ना यार, इसे काहे इतना चिल्ला रहा है? इसके मास्टर को बुलाओ फोन करके। तो हाँ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा बाहर की आवाज के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। खैर, तो मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि एम्पियर साहब क्या कर रहे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा आसान तरीके में आपको दे रहे हैं कि भैया इतना मुश्किल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर देता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। जैसे याद कीजिए, पहला चैप्टर में गॉस आया था ना, गॉस साहब आए थे नियम को आसान करने, उसी तरह यहाँ पर आएंगे एम्पियर, तो उनका नाम होगा एम्पियर परिपथीय नियम, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है? अब ये नियम क्या कहता है, मैं एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। भैया इस चैप्टर में जो है ना, वो बड़ी आराम से चलना होगा। हाँ, ये क्या कहता है एम्पियर परिपथ के नियम में, कि भैया मेरा नियम लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना। बोला किस चीज का ध्यान रखेंगे? तो बोला ध्यान इस चीज का रखना कि पहले इसे घेर देना। अच्छा, गॉस के नियम की तरह? बोला हाँ, इसको घेरना पड़ेगा। तो बोलेंगे अच्छा, तो घेर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। बोला घेर दो इसको। बोले ठीक है घेर देंगे। तो बोला गया इसे घेर दो, तो हमने इसे घेर दिया, ठीक है, घेर दिया इसको, ठीक है। अब बोला कि जैसे ही आप इसको घेर दीजिएगा, तब जाकर क्या देखा गया कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, वो बराबर होगा किसके?
म्यू नॉट इंटू आई के। अब कहिएगा 1 मिनट, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, मैं जस्ट आपको अगले क्लास में बताने वाला हूँ फ्लक्स क्या होता है। बट अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक तरह से कहता हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पहले वाले में मैंने क्या बताया था? दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखा को विद्युतीय फ्लक्स, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय फ्लक्स। लोग शॉर्टकट में काम चल गया हमारा। अब डिटेलिंग तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो करेंगे। मैं बोला ना, इस चैप्टर में बड़ी आराम से फूक हुए कदम रखना हम लोगों को। तो dv बराबर क्या है? म्यू नॉट इंटू क्या है वो आई। अब आप कहिएगा सर 1 मिनट, ये आया कहाँ से, ये कैसे आपने लिख दिया, प्रूफ करके दिखाइए। सब करूंगा, इसका सत्यापन करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सत्यापन। मैं ये करके दूंगा, आपको प्रूफ करूंगा। लेकिन पहले इसकी स्टेटमेंट में लिख देता हूं, क्योंकि एम्पियर परिपथीय नियम, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस आपको 2 नंबरी में भी मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं और 5 मार्क्स में भी रहते हैं। तो चलिए एक बार मैं इससे क्या लिखूंगा, ठीक है ना, कि किसी धारावाही चालक के लिए, किसके लिए वो धारावाही चालक के लिए, और ये जो बंद परिपथ है, ये जो बंद परिपथ है, ये वास्तविक है काल्पनिक है? किसी काल्पनिक बंद परिपथ के लिए, काल्पनिक बंद परिपथ के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बराबर होता है किसके गुना के? उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के गुना और म्यू नॉट के गुना के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो एम्पियर परिपथीय नियम। तो लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से घेरे गए, घेरे गए धारावाही चालक, धारावाही चालक का चुंबकीय फ्लक्स, का चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा म्यू नॉट के, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा म्यू नॉट के गुणनफल के, गुणनफल के। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब लिखेंगे सत्यापन। ठीक है, देखिए इसका सत्यापन कैसे करेंगे। देखिए, इससे धारा जा रही है आई, ठीक है। एक बात बताओ, और हमें सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो मैंने गोला घेरा है, इस पे एक छोटा सा लंबाई काटेंगे जिसको डीएल बोलेंगे। छोटा सा लंबाई क्या बोलेंगे? डीएल। तो अब बताइए डीएल की दिशा किधर होगी? इधर होगी। अगर कोई ऐसे सर्कल होगा तो उस सर्कल पे छोटा लंबाई काटेंगे तो ऐसे होगा ना इसकी दिशा, टेंजेंट की ओर। तो टेंजेंट मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसकी दिशा भी कैसे होगा? अंदर की ओर होगा। अब एक बात बताओ, मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अगले क्लास में आपको बताऊंगा कैसे निकलता है। किसी तार पर, किसी सीधे तार पर अंगूठा रखना है और अपने इसको गोल गोल घुमाना है। तो ये जो गोल गोल घूमेगा ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो जिस पर लंबाई दौड़ रहा है उसी पर चुंबकीय क्षेत्र दौड़ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसकी दिशा भी इसी लाइन पर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर दौड़ रहा है। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी? बी की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी एल कॉस थीटा। तो जैसे करिएगा, ये फॉर्मूला आप कहाँ से लाए सर? जैसे देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस वाले चैप्टर में हमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा ना, चैप्टर नंबर 5, वहां पे पढ़ाएंगे क्षेत्र क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद रेखा क्या होता है, सब कुछ हमको पढ़ाना है भाई। बस यहाँ पे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इससे पहले वाले से लेकर के इस वाले पर थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनकर रहना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और मुझे लगता है कि क्रैश कोर्स में होता इतना तो आप लोग सुन के बैठे भी होंगे प्यारे बच्चे। तो खैर, कोई पूछेगा बी इंटू एल तो क्या होता है, तो वहां पर
ये cos थीटा होता है, वहाँ पर a नहीं होता, यहाँ पे लंबाई काटते हैं हम लोग 2d वाला पिक्चर, इसलिए l होता है। अच्छा, तन का लंबाई में तन के होगा, ठीक। अब एक बात बताओ, छोटे वैल्यू को बड़ा करेंगे तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। क्योंकि ये बंद है तो बंद इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा। बी क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि सब जगह रेडियस क्या है, बराबर है। तो जब सब जगह रेडियस बराबर है तो बी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्योंकि बी का वैल्यू अभी मैं आपको निकालूंगा जस्ट अगली क्लास में, तो अभी आप सीधा इसको याद रखिएगा फॉर्मूला के लिए, कि बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बट्टे 2 पाई आई बट्टे ए। ये मतलब आर जो दूरी होता है। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंटे होता है, 2 पाई तो कॉन्स्टेंटे होता है, आई कॉन्स्टेंटे है। अगर आपका आर कॉन्स्टेंट हो गया तो डी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और जो कॉन्स्टेंट होता है उसे हम लोग कहाँ निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, डीएल का रह जाएगा। और यहाँ पे कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि डी और डीएल दोनों एक ही लाइन पर है। अब एक ही लाइन पर है तो कितना डिग्री, 0 डिग्री होगा। तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डी का वैल्यू बोलो कितना होगा, म्यू नॉट बट्टा 2 पाई आई बट्टे ए, यानी आर लिखो। और छोटे छोटे लंबाई को जोड़िएगा तो कुल लंबाई कितना होगा, तो किसी वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होती है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो आप बताइए फ्लक्स बराबर सीधे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई। तो इसे प्रूफ कर दिया मैंने, यही वाला बात इन्होंने यहाँ प्रूफ कर दिया। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या, तो आप इस तीन स्टेप में इसको प्रूफ कर सकते हो। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, तो फाई बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इनटू आई। अब इसके सत्यापन लिख लो कि भैया ये कहते किसको है, और इसका जो उपयोग है वो हम लोग अगली क्लास में आपको देखेंगे, और इसको हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको लिखो तो सत्यापन में, माना कि, ये 5 नंबर में भी आ जाता है कई बार, माना कि माना कि एक धारावाही तार है जिससे धारा आई प्रवाहित हो रही है। एक लूप वृत्तीय परिपथ मानते हैं जिसकी त्रिज्या आर है, तब तब चुंबकीय फ्लक्स का मान, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर लेंगे, और आज की क्लास में हम लोग इतना पे रहेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है 5 घंटा 6 घंटा या 4 घंटा का बड़ा बड़ा शॉर्ट्स करने का, दिमाग में तो घुसना चाहिए। तो छोटे छोटे टर्म्स को याद कर लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, अगर इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन में बहुत ईजिली अवेलेबल है। एप्लीकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, और सैकड़ों बच्चों से फायदा उठा रहे हैं, तो आप सब भी जाकर के फायदा उठाइए वहां से। और सारे बहुत सारा चीजें उसमें आपको देखने के लिए, क्रैश कोर्स वहां पर वीडियो होगा, फाइल को खोलिए और बस लुत्फ लीजिए इसका, ठीक है। अब टेक केयर, कोई सुझाव या कुछ हो तो आपने कमेंट में बता सकते हैं।